नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कई मशहूर राजनीतिक हस्तियों के बयान अक्सर एक विवाद को जन्म दे देते हैं। हालांकि भले ही उस बयान के पीछे उनका मकसद क्या है इस और कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हर एक राजनीतिक हस्ती के बयान को राजनीति से जोड़कर देखा जाना कितना सही है कितना गलत, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये आपको बता दें कि डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद की पुस्तक द मीटिंग ऑफ माइंड्स अ ब्रीजिंग इनिशिएटिव यानी कि वैचारिक समन्वय एक व्यवहारिक पहल, इसके विमोचन के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तुत किए गए विचारों ने अब एक नए और अनचाहे विवाद को पैदा कर दिया है और इस पर एक नई राजनीतिक बहस भी शुरू हो चुकी है। संघ प्रमुख ने अपने बयान में कहा था कि इस समय जो लोग डर या सत्ता की वजह से एक नहीं होना चाहते वे गलत है। हमें बिना किसी लालच के एक होना ही होगा। और साथ ही उन्होंने लिंचिंग की घटनाओं में लोगों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और बगैर एकता के देश का विकास संभव ही नहीं है और इस एकता का आधार राष्ट्रवाद होना चाहिए। भागवत ने इसके अलावा मुस्लिमों से डर की भावना को दूर करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीयों का डीएनए एक है और मुसलमानों को डर के इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मुसलमानों से देश छोड़ने को कहते हैं वे खुद को हिंदू नहीं कह सकते। और अब भागवत के इन बयानों पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लिंचिंग का शिकार हर बार मुसलमान ही बनता है और ये नफरत हिंदुत्व की देन है जिसे सरकार का भी समर्थन हासिल है। तो वहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी भागवत से पूछा, क्या ये शिक्षा आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा के अन्य मंत्रियों को भी देंगे? खैर, भागवत ने अपने बयानों के दौरान यह भी कहा कि कल लोग हो सकता है मुझे कहें कि भागवत जी आप तो बहुत भोले हो, इसीलिए ऐसी पुस्तक का विमोचन कर दिया। और इस पर डॉक्टर अहमद ने भी कहा कि हो सकता है लोग मुझ पर भी संगी होने के आरोप लगा दें। इस पुस्तक में एक प्रामाणिक आवाहन है, एकता का आवाहन है। ख्वाजा साहब ने अभी जो भाषण किया उसमें बहुत सारी बातें आ गई, बिल्कुल साफ साफ आ गई। तो एक दिल से आवाहन है कि भाई हम एक है, हमको एक होना है। राष्ट्र की प्रगति समाज के, संगठित समाज के अस्तित्व के बिना नहीं होती है। संगठित समाज यानी आपस में आत्मीयता से जुड़ा हुआ समाज। संगठन यानी कोई एक रचना नहीं, उस रचना के पीछे जो भाव है ये अपनेपन का होता है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। सरसंघचालक जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और उसका बहुत अच्छा संदेश किया है। भारतीय संस्कृति सबको मिलजुल कर रहने की इजाज़त देती है। हम तो वसुदेव कुटुंबकम को मानकर चलने वाले लोग हैं इस देश के, जहाँ सबकी चिंता है। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा है। और जो बातें कही हैं कि सबको, भारतीय संस्कृति सबको एक साथ रखती है और किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, धर्म के हों। देखिए, मोहन भागवत का ही एक बयान पहले आया था, आपको याद होगा, कि इस देश में रहने वाला हर इंसान हिंदू है। तो मोहन भागवत क्या उस बयान पे माफ़ी मांगेंगे? दूसरी बात यह है, ये तो सच है कि इस देश के हर इंसान का जो डीएनए है वो एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, उसका डीएनए एक ही है। और चूँकि पाकिस्तान भी लोग यहीं से गए हैं, वहाँ का भी डीएनए अलग नहीं है। बांग्लादेश के लोग भी यहीं के लोग हैं, अलग अलग हो गए वो अलग बात है, लेकिन डीएनए एक ही है सबका। तो मैं समझता हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम की उससे नहीं देखना चाहिए। दूसरे ये है कि मोबलिंजिंग जो भी है वो कट्टरवादी, हिंदू कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जिनको मोहन भागवत जैसे लोगों ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं का इस पर हक है। मुसलमानों ने अपने मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अपना अलग देश ले लिया था, तो अब मुसलमानों का इस देश में क्या काम?
तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजधानी जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से मोहन भागवत ने एक पुस्तिका के विमोचन पर अपना ये बयान दिया है, अब उन बयानों पर राजनीतिक छींटाकशी शुरू हो गई है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान एक मुल्क का नाम है और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। हिंदू और मुस्लिम एकता की बात ही मिथ्या है, क्योंकि ये दोनों तो अलग हैं ही नहीं, इसलिए इस प्रकार की बात करना भी अनुचित है। ये दोनों एक ही हैं और जिन लोगों को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है वो ही लोग हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करके बताते हैं। और लिंचिंग के ऊपर भी उन्होंने ये कहा कि लिंचिंग जो भी व्यक्ति करता है, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो अपराधी है और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र का विकास एकता अखंडता के बिना संभव ही नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने गलत क्या कहा ये समझ के परे है, लेकिन ठीक है, उनके बयान है और किसी भी राजनीतिक हस्ती के बयानों पर चर्चा ना हो, उस पर छींटाकशी ना हो, वार पलटवार ना हो, तो वो राजनीति भी किस काम की। पुरोहित जी। जी उमंग सही कह रहे हैं कि मोहन भागवत के इस बयान को लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। एक लंबे अरसे से हिंदू और मुसलमान राजनीति का विषय रहा है और ख़ास करके अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें और चुनावी राजनीति स्पेशल अगर उसकी बात करें तो हिंदू और मुसलमान इनके लिए एक वोट बैंक रहा है। लिहाजा वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके अगर उन्होंने आज ये कहा है कि हिंदू और मुसलमानों का या हिंदुस्तान में रहने वालों के सभी लोगों का डीएनए एक है, तो कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। और ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब हम ये बात कहते हैं कि जब इस्लाम का उदय हुआ था तो इस्लाम का उदय से पहले क्या था, ये भी एक सवाल है खड़ा। तो इस्लाम के उदय से पहले जब ये मुसलमान शब्द नहीं था और सब जगह पे एक ही पंथ को मानने वाले या धर्म को मानने वाले या एक पूजा पद्धति को मानने वाले लोग थे, तब आज ये राजनीतिक दृष्टि से अगर आप इसको उस एंगल से अगर देखना चाहो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोहन भागवत ने इसी के ऊपर पटाक्षेप करते हुए अपना एक विचार रखा है कि इस हिंदुस्तान में जो भौगोलिक परिवेश जो दिया गया है, जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, इसमें रहने वाला हर व्यक्ति का डीएनए अगर एक है तो फिर ये मजहब की राजनीति करना बेमानी बन जाता है। हाँ ठीक है, राजनीति करने वालों के लिए तो किसी भी जो विषय को उठा लीजिए वो राजनीति करेंगे, लेकिन जब हम एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में उस चीज़ को देखते हैं तो निश्चित रूप से मोहन भागवत ने यदा कदा जब भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं एक सार्वजनिक और एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में देख करके किए हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में रहने वाला अगर हिंदू है या मुसलमान की अगर बात करते हो तो इनमें कोई फर्क नहीं है। हिंदू और मुसलमान पूजा पद्धति की बात है और पूजा पद्धति अपने अपने धर्म के अनुसार मानी जा सकती है, लेकिन जब इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हो तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और खास करके चुनावी राजनीति में तो ये और ज़्यादा इसका जो है भयंकर दुष्परिणाम और प्रभाव दिखाई देता है। लिहाजा मोहन भागवत ने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही जो है बात नहीं कही, उन्होंने मॉब लिंचिंग हो या ये जो झगड़े फसाद होते हो, सड़कों पर जो खून खराबा होता हो, उसमें किसी भी तरह का धर्म को देखना, संप्रदाय से जोड़ करके देखना, ये बेईमानी हो जाता है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और धर्म को या मजहब को मानने वाला, पंथ को मानने वाला हो। लिहाजा अब इसके ऊपर विश्राम लग जाना चाहिए, विराम लग जाना चाहिए कि हम हिंदुस्तान को आगे किस तरफ बढ़ाना चाहते हैं। अगर विकास के वो किसी की भी हो, किसी भी तो इन बैरियर्स को जिसको कि यदा कदा मोहन भागवत हो या और लोग नहीं देखना चाहिए। रमेश जी आएंगे आपके पास। अमित पुरी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी। अमित जी, जिस प्रकार से मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया एक पुस्तिका के विमोचन पर, अब उस बयान पर एक अलग राजनीतिक छींटाकशी, रस्साकशी शुरू हो चुकी है, जबकि उनके बयानों को हम गौर से देखें, उनके बयानों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझ के देखें तो वो तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और संपूर्णता के ऊपर था। उसके अंदर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करना कहां तक उचित है?
मैं 5 छोटे छोटे वाक्यों के साथ इस पूरे विषय को जितना मैं समझ पाया प्रस्तुत करता हूँ। मुझे लगता है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, तो श्री ओवैसी सहित बाकी के जो लोगों की प्रतिक्रिया है वह कभी भी अपनी राजनीतिक दुकानों को बंद होते हुए देखना नहीं चाहते, तो स्वाभाविक है दुखती हुई रखते हाथ रखेंगे तो पीड़ा तो होगी। नंबर 1। नंबर 2, ये खाली डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर द मीटिंग ऑफ माइंड्स डिक्रीजिंग इनिशिएटिव पर ही मोहन भागवत जी ने विचार नहीं रखे। आप स्मरण करेंगे इससे पहले दिल्ली में एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ, कई और देश के हिस्सों में भी कॉन्क्लेव हुए। भारत का इस्लाम मूलतः सूफी इस्लाम है, वो वहाबी इस्लाम नहीं है। ये इस देश के इस्लाम की खूबी, और सूफी इस्लाम हमेशा सिंथेसिस में यकीन करता है, इंटरप्रिटेशन में यकीन नहीं करता। और उसी दिशा में मोहन भागवत जी ने भी एक विषय को रखा कि हाँ, आपकी पूजा क्या अलग हो सकती है, इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे इरादे एक हैं, और इरादे हैं भारत की बुनियाद को मजबूत करना, उसे आगे बढ़ाना और उसको पल्लवित पुष्पित करना। इस दिशा में रखते हुए विचार को राजनीतिक पृष्ठपोषण के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए, एनाटॉमी के लिए कोई भी ओपन कर सकता है। वो उसकी अपनी निजी सोच है, मैं उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ एक पहल अच्छी है, और इस पहल को आगे बढ़ाने से जो इस समय के हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट हैं, सरोकार है, कंसर्न्स हैं, आजादी के 75वें साल पे जाते जाते हम उन्हीं पुराने कंसर्न्स को जिंदा रखेंगे या उसके पार आकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। उस दिशा में ये मैं मानता हूँ एक माइलस्टोन। जी बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इन बयानों को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, और ये वही विचार है जो आज़ादी से पहले हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी और तमाम ऐसे लोग जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो भी ऐसे ही विचार रखते हैं कि तमाम धर्म के लोग एक ही हैं, उन्हें अलग अलग रूप से देखना ही क्यों है। लेकिन राजनीति ऐसी है कि लोगों को एक दूसरे से अलग अलग होकर देखने पे मजबूर करती है। खैर सर, बने रहिए हमारे साथ। आस्था तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से आती हैं। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी आस्था जी, मोहन भागवत जी के बयान आपने भी सुने होंगे, और अब उनके बयानों पर एक अलग राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। किस तरह से देखती हैं आप इसे? देखिए, मैं अपने बात की शुरुआत उदय प्रताप सिंह जी की 2 पंक्तियों से करूंगी कि ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आपने भी सुनी होंगी मेरे ख्याल से ये पंक्तियां। मगर मैं ये समझती हूँ कि जब चुनाव आते हैं नजदीक, तो इस तरह की बातें क्यों सामने आती हैं, ये सवाल होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले तो आज तक हिंदू खतरे में था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही आरएसएस के लोग इस चीज को फैला रहे थे जनता के बीच में कि हिंदू खतरे में है। और आज क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक आ चुका है, तो आज मुसलमान खतरे में हो गया है। इस तरह की बातों से मुझे लगता है कि सिर्फ जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा कि आज भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आज भी महंगाई बढ़ रही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हिंदू मुसलमान की बात को लेकर के बीच में आ जाओ और जनता को उनके जो मेन मुद्दे हैं, जो उनके लिए जरूरी होने चाहिए, उनसे भटका दो। ये कॉन्सेप्ट है भारतीय जनता पार्टी का, ये कॉन्सेप्ट है आरएसएस का, जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं ये भी समझती हूँ कि ये सिर्फ चुनाव में है, ताकि चुनाव के लिए है, ताकि ये लोग मुसलमानों के वोट को हासिल कर सके, उनको बहका सके कि नहीं देखिए हम आपके हितैषी हैं, हम लोग आपको कुछ भी गलत नहीं कहते, या हम आपका बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं, तो आइए आप हमको वोट दीजिए। ये बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि चुनाव में किस तरह से इन लोगों को फायदा हो जाए, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। दरअसल ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है। इसी के कारण से ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में, ताकि वो लोग चुनाव में जीत हासिल कर सकें। दैट्स इट। जी बिल्कुल। आस्था जी बने रहिए हमारे साथ हामिद संजरी भी जुड़ चुके हैं, नेता हैं AIMIM के। हामिद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। स्वागत, धन्यवाद। जी,
हामिद जी, एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है मोहन भागवत जी के बयानों के ऊपर, और जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था, ठीक है आस्था जी ने कहा है कि चुनावों के समय ही इस प्रकार के बयान क्यों आते। जाहिर सी बात है, चुनावों में फायदा लेने के लिए, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान जानबूझ कर दिए जाते हैं। लेकिन ठीक है, इसे अगर राजनीति से जोड़कर देखा जाए, चुनावों से जोड़कर देखा जाए तो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर इतना बड़ा प्रहार करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने तो राष्ट्र को एक करने की बात कही है, और उस पूरे उस जो इनॉग्रेशन हुआ है उस बुक का, उस पुस्तिका विमोचन के समय भी हर धर्म हर जाति के लोग मौजूद थे और वो स्वागत भी कर रहे थे उनकी इस बात का। फिर इतना विरोध क्यों? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव देखिए करीब है जी, और चुनाव के करीब आते ही इस तरह का बयान देना जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने लिंचिंग पर अपना बयान दिया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनको पता होना चाहिए कि अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन वगैरह की लिंचिंग किन लोगों ने किया है जी, और इनके मुजरिमों को किन लोगों ने बचाया है जी, और इन्हीं की सरकार जिसकी ये पुष्पनाही कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार ने के मंत्रियों ने उन कातिलों को की गुलपोशी भी की है जी। तो आप ये कह करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? भाई ये तो हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी का नतीजा है। तो सरकार किसकी है? आप प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, आपके जितने सारे मुख्यमंत्री, आप उनसे ये बात क्यों नहीं कहते हैं? इलेक्शन से पहले इस तरह का बयान देना, ये बिल्कुल एक राजनीतिक बयान है इनका। अगर ये चाहते तो आज सालों से इनकी सरकार है, क्या इस पर ये कानून इन्होंने कोई बनाया? या जिन मंत्रियों ने और जिन लोगों ने लिंचिंग करने वालों का सहयोग किया, उनकी सराहना की, उनके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं की? पुलिस की मौजूदगी में लिंचिंग की जाती है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर? जी, सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अब इलेक्शन करीब आ गया है, इलेक्शन करीब आते ही ये एक राजनीतिक बयान दे करके माहौल, लोगों को उससे भटकाना चाह रहे हैं मुद्दे से। जी, आप देख लीजिए आज गैस के क्या दाम है, आप पता कर लीजिए। एक गरीब की जिंदगी कैसे गुजारेगा? और ये लोग हिंदू मुस्लिम किए हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक पंक्ति सुन लीजिए जी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जी बिल्कुल हामिद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस प्रकार के बयान भी देखे जाते हैं, और इसे राजनीति से, चुनावों से जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो ठीक है, सबके अपने अपने उसमें फ़ायदे हो सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने भी कहा, आस्था जी भी कह रही हैं कि असली मुद्दों पर कभी बात नहीं होती, और अक्सर चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमानों के ऊपर बात शुरू कर दी जाती है। जाहिर सी बात है, चुनावों में फ़ायदा लेने की इसमें कोशिश दिखाई देती है। खैर, बने रहिए हमारे साथ। रमेश जी, आपके पास हम आना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं हामिद अंसारी जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। उन्होंने जो लास्ट में जो शेर बोला, हमारा ये कहना है या ये सबकी एक विचार होता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी भी मजहब को मानता हो, पूजा पद्धति हो, वो अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन आप इस देश के विकास के लिए अपनी क्या भूमिका निभा सकता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मोहन भागवत के बयान को आप चुनाव के संदर्भ में अगर देखते हो तब राजनीति होती है। बाकी कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म और मजहब का मानने वाला हो, हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारे घर तक जो है सुविधाएं उपलब्ध हो, और या सरकार की तरफ से जो योजनाएं होती है उसका लाभ हर व्यक्ति को, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है समाज का, वहाँ तक पहुँचे। उसमें कोई धर्म आड़े नहीं आता, कोई देख के नहीं आती है। सुविधाएं अगर मिलती है तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी व्यक्ति को देख करके नहीं मिलता। तो लिहाजा मोहन भागवत ने जो बात कही है, ठीक है, मॉब लिंचिंग की बात एक अलग हो सकती है। मॉब लिंचिंग में भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही अगर मान लो उसमें प्रभावित होता तो क्या हिंदुओं की भी मौत नहीं हुई है क्या? तो मॉब लिंचिंग करने वाले किसी भी धर्म
से जोड़ के देखो मत। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के लिए कानून अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसको न्याय भी देकर। लिहाजा मोहन भागवत के बयान को अगर आप उस राजनीतिक दृष्टि से देखते हो तो बहुत खतरनाक बात होगी, लेकिन हाँ एक सामान्य में होती है कि हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है कि इन हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का अगर डीएनए एक है तब फिर ये विरोधाभास और ये जो विरोधी जो विचारधारा सामने आती है कहाँ आती है। पड़ोस में रहने वाला मुसलमान भी मेरा भाई है और हिंदू भी रहने वाला मेरा भाई है, तो फिर दिक्कतें कहाँ हो रही है? दिक्कत तब आती है जब कुछ लोग उन्हें वोट बैंक मानते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यही परिप्रेक्ष्य इस मोहन भागवत के बयान के आधार पर देखा और समझा जाना चाहिए, चूँकि कि अगले साल जो है 4-5 स्टेट्स में और ज़्यादा इलेक्शंस होने हैं और उन इलेक्शंस में अपने वोट बैंक को किस तरह से कंट्रोल में किया जाए, ये उन लोगों की जो है एक तरह की सोच और कार्य प्रणाली अभी से तय हो रही है कि हमें इस दिशा की ओर से आगे बढ़ना है। लिहाजा अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सब कुछ सामान्य सा दिखाई देता है। जी बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है, जैसा कि अभी आपने भी कहा, हामिद जी की भी हमने बात सुनी, आस्था जी की भी हमने बात सुनी, कि इन बयानों को अगर राजनीतिक दृष्टि से, चुनावों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर करी जा रही। लेकिन इन बयानों को हम एक सामान्य तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि खुद मोहन भागवत जी ने, डॉक्टर इफ्तिकार ने भी कहा था कि ये इनॉग्रेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोरोना काल चल रहा था इसलिए इसकी तिथि आगे बढ़ाई गई और अब सही मौका देखकर इसका इनॉग्रेशन, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। हालांकि राजनीतिक लोग राजनीतिक हस्ती के बयानों का अपना अपना मतलब निकालते हैं, अपने अपने हिसाब से उस पर राजनीतिक वार और पलटवार करते हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि मोहन भागवत जी के बयानों की तरफ से जो ये राजनीतिक बयानबाजियां अब शुरू हुई हैं, ये आखिर कहां तक जाकर रुकती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी आपका, आस्था जी आपका, हामिद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात है कि भागवत जी के ज्ञान पर सियासी घमासान सा छिड़ गया है और अब ये सियासी घमासान कहां तक जाकर रुकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि मोहन भागवत जी के बयान को आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से जोड़कर देखना एक अलग राजनीतिक पहलू हो सकता है, लेकिन इसे सामान्य दृष्टि से अगर देखें तो अपने आप में एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में दिया गया ये बयान है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।